नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बदले घटनाक्रम की और चर्चा करेंगे कि कैसे इस रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को प्रभावित किया और इस पूरे प्रकरण से आम इंडियन सिटीजन कैसे प्रभावित होगा और यह भी देखेंगे कि सरकार और मीडिया ने कैसी भूमिका निभाई। पहले बात करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अदानी ग्रुप की। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की फॉरेंसिक, फाइनेंशियल और शॉर्ट सेलर कंपनी है जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल था अदानी ग्रुप, How the world's third richest man is pulling the largest con in the corporate history। वैसे ये रिपोर्ट वेल प्लान तरीके से 24 जनवरी 2023 को पब्लिश की गई, क्योंकि 27 जनवरी 2023 को ही गौतम अदानी की कंपनी शेयर बाजार में सेकेंडरी शेयर जारी करने वाली थी, जिसे उन्होंने इस प्रकरण के बाद वापस ले लिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 32,000 शब्दों की लंबी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिसमें अदानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे गए और उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निशाना साधा गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अदानी ग्रुप ने स्टॉक का मैनिपुलेशन करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर मार्केट में हेराफेरी और अकाउंट्स में धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए गए। यह भी आरोप है कि अदानी समूह ने कंपनियों की कीमत वास्तविक कीमत से कई गुना बढ़ा चढ़ा कर दिखाई। अदानी समूह पर यह भी आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियां यानी सेल कंपनियां बनाकर ही अपनी कंपनियों की शेयर होल्डिंग को अपने पक्ष में बनाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के निवेशकों में अफरा तफरी मच गई, जिसके कारण बिकवाल एक्टिव हो गए और अदानी ग्रुप के निवेशकों और प्रमोटर्स के लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी सुहा हो गई यानी खत्म हो गई। बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अदानी की नेटवर्थ में बहुत कमी दर्ज की गई। वह अमीरों की सूची से तीसरे चौथे स्थान से खिसक कर लगातार नीचे जा रहे हैं। वैसे तो अदानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को निराधार बताया, परंतु रिपोर्ट के आने के बाद निवेशकों में घबराहट का माहौल है। अदानी समूह ने इस रिपोर्ट पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने अदानी समूह से चाइनीज एंगल को भी जोड़ा है और कहा है कि चीनी नागरिक चांग चुंग लिंग और विनोद अदानी का क्या संबंध है, और कहा कि चाइनीज नागरिक की कंपनी का अगस्ता वेस्टलैंड स्कैंडल से क्या कनेक्शन है। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैंडल हेलीकॉप्टर खरीद के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक मामला है। हिंडनबर्ग ने उस आरोप को भी खारिज कर दिया जिसमें अदानी समूह ने रिपोर्ट को भारत पर एक सुनियोजित हमला बताया था। इसका जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा, आप धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद से नहीं ढक सकते। वैसे हिंडनबर्ग ने 2020 के बाद से अदानी ग्रुप की तरह की करीब 30 कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट उजागर की है। इसके बाद उन सभी कंपनियों के शेयर टूट गए थे, उन्हें भी फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ा था। इन कंपनीज में ट्विटर, टेस्ला, निकोला जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। अदानी समूह और भारत के कुछ अन्य लोग इस रिपोर्ट के पीछे एजेंडा बता रहे हैं और इसे एक ब्लैकमेलिंग करार दे रहे हैं। अदानी समूह ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जोड़ा। वैसे एक बात तो तय है, अदानी ग्रुप को इस रिपोर्ट के आने के बाद से काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। वैसे अदानी समूह के परिवार और रिश्तेदारों पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। गौतम अदानी के भाई राजेश अदानी के ऊपर टैक्स फ्रॉड के आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा गौतम अदानी के रिश्तेदार समीर बोरा पर भी हीरा व्यापार में घोटाले के आरोप लगे थे। यह भी बताया गया है कि अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी टोटल गैस का ऑडिट ऐसी साधारण सी कंपनियों से कराया गया जिनकी वेबसाइट तक नहीं है। यह भी आरोप है कि अदानी समूह की कुछ कंपनियों की इनकम को रियल इनकम से अधिक दिखाया गया और उनकी बैलेंस शीट में भी हेरफेर किया गया। अदानी समूह पर बैंकों का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से करीब 40% कर्ज भारतीय बैंकों से लिया गया है। हालांकि अदानी ग्रुप ने इस मामले को राष्ट्रीयता से भी जोड़ने का प्रयास किया, परंतु हमें ये ध्यान रखना होगा कि अदानी भारत और विश्व की एक बहुत बड़ी व्यापारिक कंपनी है। वह कोई सैनिक योद्धा नहीं कि जिससे संबंधित हर पहलू को राष्ट्रीयता से जोड़कर देखा जाए। अदानी और उनका समूह एक व्यापारी समूह है जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही है। अगर देश की बात करें तो इस प्रकरण के बाद भारत विश्व की
टॉप 5 लिस्ट से बाहर हो गया है, जो राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से नुकसान जरूर है। सरकार संवैधानिक प्रक्रिया से चुनी हुई है, जिसके लिए आम भारतीय से लेकर खास या धनी व्यापारी सभी बराबर हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि दोनों की जरूरत है। परंतु ऐसा लगता है भारत में सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली को बनाए रखना चाहती हैं, जो एक अच्छे लोकतंत्र के संकेत नहीं है। वैसे ये तय है कि राजनीतिक पार्टियों और कॉरपोरेट घरानों के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है, जो उजागर होने चाहिए। इस तरह के मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए और इससे संबंधित नियम कानून बनने चाहिए, अन्यथा भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी यहाँ की साधारण जनता को आर्थिक मामलों से अनभिज्ञ ही रहना पड़ेगा। एक तथ्य जो बताना जरूरी है कि गौतम अदानी समूह की मौजूदा संपत्ति का 85% हिस्सा पिछले 3 सालों में इंक्रीज हुआ है और 15% हिस्सा उन्होंने पिछले 30 सालों में अर्जित किया है। अगर देखें तो कोरोना काल से लगातार उनकी संपत्ति बढ़ रही है। एक सवाल और खड़ा होता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अगर सच्चाई है तो भारत की संस्थाएं जैसे सेबी या अन्य क्या कर रही थी। अगर विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले लाल किले से आरोप लगाया था कि ये मोदी की नहीं अंबानी अदानी की सरकार है, जो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का भी प्रयास था। परंतु भारत में राजनीतिक पार्टियों और कॉरपोरेट घरानों के बीच संबंध मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं, जिसका नुकसान भारत की आम जनता को जरूर होगा और हो रहा है। विपक्षी दल इसे अमृतकाल का सबसे बड़ा घोटाला कहकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भारत में कॉरपोरेट घरानों से राजनीतिक पार्टियों को तो अलग अलग रूप में चंदा मिल ही जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। अभी तक हम बात कर रहे थे हिंडनबर्ग, अदानी समूह और सरकार की। आम भारतीय निवेशकों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस प्रकरण के बाद उनकी गाड़ी कमाई का पैसा डूबने की कगार पर है या कहें डूब गया। बात जरूर है, हिंडनबर्ग को जो हासिल करना था वो उसे प्राप्त हो गया और अदानी समूह नुकसान के बावजूद आज भी संपन्न है और ये समूह इस घाटे की रिकवरी भी कर लेगा। आज भी अदानी दुनिया के टॉप रईसों में से एक है, परंतु इस पूरे प्रकरण से भारत की आम जनता को क्या हासिल हुआ और उसके ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ेगा उसका आकलन कौन करेगा। भारतीय बैंकों ने अदानी समूह की कंपनियों को 80,000 करोड़ के आसपास का कर्ज दे रखा है। वहीं दूसरी ओर LIC ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में करीब 70,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया हुआ है। इस कर्ज और निवेश के डूबने की संभावना के कारण भारतीय बैंकों और LIC के शेयरों में भारी बिकवाली भी देखने को मिली। इसके अलावा LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक के शेयर कई फीसदी गिर गए हैं, जिसके दूरगामी प्रभाव भारत को झेलने पड़ेंगे। परंतु सवाल ये खड़ा होता है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों को किसने अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। अगर हम छोटे इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्हें भी इस प्रकरण के बाद भारी नुकसान होने की संभावना है, जिन्होंने सरकारी बैंकों में, निजी बैंकों में, LIC, अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाया हुआ था। इस पूरे मामले में स्वघोषित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की भूमिका की भी चर्चा करनी होगी। भारत के बड़े मीडिया घरानों ने इस खबर को या तो दबा दिया या उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली या फिर सुविधा अनुसार खबरों को दिखाया, जिससे आम जनता के हितों की प्रतिपूर्ति नहीं होती। अगर हम बात करें हिंदी मीडिया की, विशेषकर हिंदी मीडिया ने इस प्रकरण को बहुत कम दिखाया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्राइम टाइम में हिंदू मुसलमान, पठान फिल्म, बागेश्वर धाम, JNU, विपक्ष, राम और रामचरित मानस जैसे मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी। वैसे डिजिटल मीडिया ने इसे कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया और बारीकी से, ईमानदारी से इसके मूल तथ्यों को सामने रखा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस खबर को खूब विस्तार से दिखाया। अगर हम हिंडनबर्ग की कुछ रिपोर्टों को सुनियोजित या गलत इंटरप्रिटेशन मान भी लें, यह तो तय है कि कुछ ना कुछ तो अदानी समूह ने गलत किया है, जिसकी जांच पड़ताल की संभावना भारत के पॉलिटिकल नेचर को देखते हुए ना के बराबर है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि गौतम अदानी भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व चुनी हुई सरकार करती है, जिसे संविधान की प्रक्रियाओं से चलना होगा। अगर अदानी इस ग्रुप ने कुछ गलत किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक इलीट स्टेट नहीं है। एक बात जो अंत में
कही जा सकती है कि गौतम अदानी ने इंडिया टीवी को इंटरव्यू देने के दौरान अपनी सफलता का राज मेहनत और मेहनत बताया था, जो इस रिपोर्ट को आने के बाद हर भारतीय को पता चल गया है। नमस्कार।